गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स का रिवीजन। मैं बायोमोलिक्यूल्स में आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा कि क्या क्या याद करने से हमारे एंट्रेंस के क्वेश्चंस जो है मिस नहीं होंगे। तो जनरली आप ज़्यादा उस पर फोकस करें। बायोमोलिक्यूल्स में कुछ ऐसे थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं जिसे हमें याद नहीं रखना होता, सिर्फ आपको ऐसे ही याद थोड़े बहुत रहेंगे कि तो काम चल जाएगा। मैं बताऊंगा अभी जस्ट थोड़ी देर में। तो मैं ये जो चैप्टर है ना वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मेंस या मेडिकल में आता है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं क्वेश्चन। तो मैं एनसीईआरटी रेफर करके ही आपको पढ़ाता हूँ इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमारा बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली अगर आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है ना, और हमें क्या पढ़ना पड़ता है, अमीनो एसिड्स, डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ना होता है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम पढ़ते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली प्राइमरीली है ना, और ये बेसिकली कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता था, प्लांट से। ठीक है, एंड नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें ये मिलते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो कार्बोहाइड्रेट्स के पढ़ेंगे, सब कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो क्या होता है, केन शुगर, ठीक है, ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है, एक्सेट्रा। और आप जब ये एग्जांपल्स देखेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ देम जो होगा उसका जनरल फॉर्मूला आप देखोगे तो CxH2O का होल वाई के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। इसका एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे ना, जैसे मैं अगर आपको बताऊं C6H12O6, तो ये वाला आप देखेंगे ना तो इट विल फिट इन दिस फॉर्म, है ना। जैसे आप C6 लिख दीजिए और H2O का आप 6 लिख दीजिए, तो ये क्या हो रहा है, इस फॉर्म में फिट हो रहा है। वैसे ही अगर आप फ्रुक्टोज लेंगे तो सेम होगा, है ना। सुक्रोज अगर आप ले लें, सपोज कीजिए आप ले लें सुक्रोज, तो सुक्रोज का फॉर्मूला एक्चुअली C12H22O11 होता है। तो आप इसको भी देखेंगे तो C12H2O का क्या हो गया, है ना, 11। तो ये फिट हो रहा है। बट बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो इस फॉर्मूला में फिट नहीं होता है, बट इट इज कार्बोहाइड्रेट, है ना। और जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये रैमनोज एक एग्जाम्पल होता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो सिमिलरली रैमनोज, रैमनोज का फॉर्मूला C6H12O5 होता है। तो अगर आप C6H है ना 12O5 अगर आप लेते हैं, तो ये इस फॉर्मूला में फिट नहीं हो पा रहा है। आप चेक कर सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला में फिट नहीं हो पा रहा है तो ये कार्बोहाइड्रेट, बट इस फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहा है। तो जो पहले के साइंटिस्ट थे जो डेफिनेशन दिया था कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्म में फिट होगा, वो गलत हो गया। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे हैं जैसे CH3COOH, आपने एसिटिक एसिड ले लिया, आप देखेंगे तो इट फॉर्म, है ना, ये क्या कर रहा है, इस फॉर्मूला में फिट हो जाएगा। ये फॉर्मूला में फिट हो जा रहा है बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो वो जो डेफिनेशन है हमारा CHH2 का होगा, जो वो क्या हो गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, है ना। तो अब हम न्यू डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब आप बोल सकते हो कि जैसे एक हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है हमारा, है ना, इसको हम बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। तो इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये देखें आप, यहाँ पे क्या है, इस कार्बन से एक OH है, H है, COOH और CH2OH। तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बन, कायरल कार्बन, है ना। और जो कायरल कार्बन है तो हम इसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मोर देन 1 OH होगा, और उसमें एक अल्डिहाइडिक या तो कीटोनिक ग्रुप होगा, तो हम उसे कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। या कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हमें मिले, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो केमिकली द कार्बोहाइड्रेट्स मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, विच आर स्वीट इन टेस्ट, है ना। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो स्वीट इन टेस्ट के होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुगर्स। द मोस्ट कॉमन शुगर्स जो होता है यूज्ड इन आवर होम्स इज नेम्ड एज सुक्रोज। सुक्रोज जो हमारे घर पे शुगर यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज। वेयर एज द शुगर जो होता है प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको हम लैक्टोज बोलते हैं। कभी कभी आप ये पूछा जा सकता है आपसे कि शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज डैश, तो शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज डैश इज व्हाट, लैक्टोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, सेकेराइड्स बोलते हैं। सेकेराइड्स क्या है ना, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, सैकरोन, जिसका मीनिंग क्या है, शुगर।
ठीक है। तो विच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर्स। द मोस्ट कॉमन शुगर्स यूज्ड इन आवर होम्स इज नेम्ड एज सुक्रोज, whereas the sugar present in milk is known as lactose. Carbohydrates are also called as saccharides, है ना। और सैकराइड्स इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम सैकरोन, जिसका मतलब क्या है, शुगर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये। अब हम क्या पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। बहुत आसान है, आपने पढ़ा होगा कि इसको क्लासिफाई किया था मोनोसेक्राइड्स में, ओलिगोसेक्राइड्स में और पॉलीसेक्राइड्स में। जो मोनोसेक्राइड्स होता है उसमें हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास कोई कार्बोहाइड्रेट है, उसको आपने वाटर लाइक सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिया, तो वो हाइड्रोलिसिस नहीं हो, मतलब इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर to give simple unit of polyhydroxyaldehyde or ketone is called as monosaccharide। इसका सिंपल यूनिट अब नहीं मिल सकता फर्दर, है ना। कार्बोहाइड्रेट दैट cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde और polyhydroxyketone, है ना। हमारे नेचर में अगर आप देखेंगे तो अबाउट 20 मोनोसेक्राइड्स आर नोन टू अकर्स इन नेचर। सम कॉमन एग्जांपल्स जो हम पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में, वो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, राइबोज है ना, मैनोज होता है, एलोस होता है, ये सब हम पढ़ते हैं। बट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज आप जो है बेसिक है, यहाँ पे हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है। अब ओलिगोसेक्राइड्स जो होता है, ओलिगोसेक्राइड्स है ना, ये कार्बोहाइड्रेट है। जब आप उसे वाटर लाइक सॉल्वेंट में डिसोल्व करोगे तो ये 2 to 10 नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स में डिसोसिएट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स दैट इन 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या करेगा, 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स देगा, आर कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड्स। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, मतलब ओलिगोसेक्राइड्स को फिर से क्लासिफाई किया गया है डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स एक्सेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। बेसिकली क्या है कि जैसे सपोज करो हमने क्या ले लिया, एक सुक्रोज ले लिया, सुक्रोज, माल्टोज, ऐसे आपने लिया। सुक्रोज को हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस कर दिया। जैसे सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चा, तो ये क्या देता है आपका, ग्लूकोज प्लस क्या देता है, फ्रुक्टोज। तो अभी यहाँ पे कितना यूनिट दे रहा है, 2 यूनिट। तो अगर 2 मोनोसेक्राइड्स आपको मिला तो हम इसे डाइसेक्राइड्स बोलेंगे। अगर 3 यूनिट मिला, 3 मोनोसेक्राइड्स, तो उसे ट्राइसेक्राइड्स बोलेंगे। 4 मिला तो हम टेट्रासेक्राइड्स बोलेंगे। ठीक है, तो दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसेक्राइड्स, है ना, ट्राइसेक्राइड्स और टेट्रासेक्राइड्स एक्सेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है। अब क्या होता है कि अमॉन्गस्ट दिस द मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड्स, ठीक है, द 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर उसे डाइसेक्राइड्स बोलते हैं, मे बी सेम हो सकता है या तो डिफरेंट हो सकता है। तो अगर आप जैसे आपने यहाँ पे सुक्रोज है, ये एक डाइसेक्राइड्स है, इसको हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल रहा है, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट यूनिट है। लेकिन अगर सपोज किसी आप लेते हैं माल्टोज, माल्टोज भी क्या है, डाइसेक्राइड्स है। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज देता है। तो ये अगर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज देता है तो ये दोनों क्या है, सेम यूनिट है। तो यही बोला गया कि द 2 मोनोसेक्राइड यूनिट ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ अ डाइसेक्राइड्स मे बी सेम और डिफरेंट। फॉर एग्जांपल सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे आप तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलेगा, वेरास माल्टोज का आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मिलेंगे, ग्लूकोज ओनली। तो सिंपल है। फिर आप पॉलीसेक्राइड्स पढ़ते हैं बेटा। तो पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट विच yield a large number of monosaccharides units on hydrolysis are called polysaccharides। ठीक है। सम कॉमन एग्जांपल्स जो पॉलीसेक्राइड्स के होते हैं वो क्या होता है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेंस, गम्स, है ना, ये सारे होते हैं, है ना। पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, hence they are also called as non sugar। एक्चुअली जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में, शुगर एंड नॉन शुगर। इसमें क्लासिफाई किया गया बेटा, जो भी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है इसको क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। कौन कौन सा पार्ट है, एक होता है शुगर और एक होता है आपका नॉन शुगर। ठीक है, शुगर जो होता है वो क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट होगा। ठीक है, वो क्या होता है बेटा, स्वीट इन टेस्ट होता है। ठीक है, और क्रिस्टलाइन इन नेचर का होगा, है ना, क्रिस्टलाइन इन नेचर का होगा। और क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। अब यहाँ पे उल्टा कर देंगे, है ना, स्वीट इन टेस्ट का है, ये क्या होगा, टेस्टलेस होगा, है ना, टेस्टलेस होगा। ये अमॉर्फस होता है, ठीक है, और ये क्या होगा, वाटर इनसॉल्युबल होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, है ना, वाटर इनसॉल्युबल। तो ये सारे चीजें होते हैं इसमें। ठीक है।
अब ये पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ते हैं, शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है कि जो ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूसेस फिलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट आर रेफर्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। और जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं, वेदर एल्डोस हो या कीटोस हो, वो रिड्यूसिंग शुगर के केस में आता है। डाइसेक्राइड्स में भी सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होता है, एक्सेप्ट शुगर, है ना। So disaccharides, if the reducing group of monosaccharides, that is aldehydic or ketone group, are bonded, so these are non-reducing sugar. ठीक है, example sucrose। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि if the reducing group of monosaccharides, that is aldehydic or ketonic group, are bonded, these are non-reducing sugar, example sucrose। ठीक है, तो बाकी सुक्रोज को छोड़ के बाकी आप जितना भी देखेंगे वो क्या होता है, तब आपको अगर याद रखना है तो ऑन द अदर हैंड शुगर्स इज मोस्ट दिस फंक्शनल ग्रुप आर फ्री आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स, फॉर एग्जांपल माल्टोस, लैक्टोज। तो अब याद क्या रखना है कि जितने भी डाइसैकेराइड्स है उसमें सुक्रोज जो होता है उसमें क्या बोलते हैं, सुक्रोज जो होता है इसमें ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि उसमें फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। और माल्टोस और लैक्टोस जो होता है इसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, है ना, वो रिड्यूसिंग शुगर होता है क्योंकि वो, है ना, फिलिंग और टॉलरेंस एजेंट का टेस्ट दे सकता है। ठीक है, अब हम मोनोसेक्राइड्स पढ़ते हैं। मोनोसेक्राइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है नंबर के बेसिस पे। तो अगर 3 कार्बन है तो हम इसे ट्रायोस बोलते हैं, और अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डो ट्रायोस, कीटो ट्रायोस बोलते हैं। वैसे 4 है तो टेट्रोस, एल्डो एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डो टेट्रोस, कीटो टेट्रोस, है ना। वैसे ही पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, तो पेंटो, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस, एल्डो हेप्टोस, ऐसे करके हम कर सकते हैं। मोनोसेक्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द। तो मोनोसेक्राइड्स कंटेन एल्डिहाइडिक ग्रुप तो उसको एल्डोस बोलते हैं, और अगर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोस बोलते हैं। ठीक है, अब हम कहाँ पे आ जाते हैं, ग्लूकोज पे। तो ग्लूकोज अब देखेंगे ना, तो ग्लूकोज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर, हमारे नेचर में फ्री फॉर्म में मिलता है, एज वेल इन द कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी, है ना। राइप ग्रेप्स हो गया, ऑल्सो कंटेन्स ग्लूकोज, है ना। जो राइप ग्रेप्स होते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, तो हमें ग्रेप्स खाना चाहिए इन लार्ज अमाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज, है ना। तो ग्लूकोज तो एक हमें क्या मिलता है, फ्रीली मिलता है नेचर में, एज वेल इन द कंबाइंड फॉर्म। कहाँ कहाँ मिलता है, स्वीट फ्रूट्स में, हनी में मिलता है, राइप ग्रेप्स के, है ना, ऑल्सो कंटेन्स व्हाट, ग्लूकोज। राइप ग्रेप्स में ग्लूकोज होता है। अब हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज का प्रिपरेशन करते हैं। एक तो सिंपल होता है कि जो आपके पास केन शुगर है ना, केन शुगर का आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो आपसे ग्लूकोज एंड क्या मिलेगा, फ्रुक्टोज मिलेगा। तो एक तो ये याद रख सकते हैं। और सेकंड जो होता है बेटा हमारा स्टार्च होता है। अगर आप स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करने से आपको क्या मिलता है ना, कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट्स डाइल्यूट एसिडोसिस। तो अब अगर आप स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करेंगे 393 केल्विन 2238 है ना, एसिडिक मीडियम में, तो आपको ग्लूकोज मिलेगा। यहाँ पे बल्क में ग्लूकोज मिलता है, इसलिए हम इसे कमर्शियली बोलते हैं, है ना, अगर लार्ज स्केल में बनाना है तो। अब हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ सकते हैं, है ना, और उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं। तो ग्लूकोज, देखिए एक्चुअली ग्लूकोज अगर आप देखे होंगे, आपने बहुत बार सीखा होगा कि ग्लूकोज होता है C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जो है इसमें एक, अगर आप इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर, आप तो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ भी किया होगा एक बार, तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं तो ये इसके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है। जैसे ये OH हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, OH हो गया, ये आपका H हो गया, H हो गया, और ये आपका क्या है, CH2। तो ग्लूकोज क्या है, इज एन एल्डोहेक्सोस है। एल्डोहेक्सोस मतलब 6 कार्बन और एल्डिहाइड ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, और इज नोन एज डेक्सट्रोज, इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी ऑफ लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स का ये मोनोमर्स कहलाता है। ठीक है, नेमली स्टार सेलुलोज, अगर आप स्टार सेलुलोज बनाना है पॉलीमर तो आप उसके लिए ग्लूकोज ही यूज करते हैं। ठीक है, इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है अर्थ क्रस्ट का, और इट वाज असाइंड द स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एविडेंसेस। ठीक है, एविडेंस कुछ बेसिस है। अब क्या होता है कि इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, ये तो हमने लिखा ही है आपका। अब कुछ केमिकल रिएक्शन है बेटा, जैसे अगर सपोज कीजिए ग्लूकोज है आपके पास और इसमें HI डाल के हीट करते हैं, HI हाईली रिड्यूसिंग इन नेचर का होता है, ये सब को रिड्यूस करके अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का अल्केन आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, तो अगर आपको
आपको बोला जाए कि अगर हम ग्लूकोज को प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HI तो वो क्या फॉर्म करता है, नॉर्मल हेक्सेन। ये सिंपल सा रिएक्शन है, रिड्यूसिंग नेचर का है ना, कोई मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइलामाइड टू फॉर्म एन ऑक्साइन। अब यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं थोड़ा कि जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, COOH हमने लिया, ठीक है, और ये आपका क्या है, CHOH का होल 4 है, और आपका CH2OH। आप क्या करते हो, इसमें रिएक्शंस कराते हैं हाइड्रोक्साइलामाइड का। तो बेटा हमने क्या किया था, अल्डिहाइड कीटोन्स में है ना पढ़ा था, है ना, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। तो यहाँ से अगर आप हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो C डबल बॉन्ड, अब देख लीजिए खुद से क्या बना बॉन्ड, C डबल बॉन्ड NOH बन जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे H, और ये CHOH का होल 4 बन जाएगा बच्चा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। तो यही बना है यहाँ पे। अब ये वाला पूरा पार्ट को ऑक्साइन बोलते हैं, तो आप इसका नाम भी बता सकते हो कि ये ग्लूको ऑक्साइन है। क्या है ये बच्चा, ग्लूको ऑक्साइन। वैसे यहाँ पे हमने क्या किया है कि अगर अल्डिहाइड ग्रुप लिया, जैसे यहाँ पे अगर आपने लिया C डबल बॉन्ड OH, और नीचे कुछ भी है बेटा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, CHOH का ये क्या हो गया आपका होल 4 एंड CH2OH हो गया, और यहाँ पे हम HCN का एडिशन करें। बच्चा आपको पता होना चाहिए कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब HCN है तो पार्शियल HCN अगर आपके पास है, तो अगर आप इसे लिखेंगे HCN, तो HCN क्या कहलाएगा बताइए, ऐसे लिखेंगे तो HCN, तो ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया। तो कार्बन ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जिसका C जो है इस पे अटैक कर देगा और O माइनस हो जाएगा, यही H यहाँ पे जाके अटैक कर देता है, तो ये बनता है आपका CH, और ये हो गया OH, और यहाँ से आपका CHOH का क्या हो गया बेटा, 4 हो गया, और यहाँ से ये CH2OH हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये बनता है, और यहाँ से सॉरी OH नहीं होगा, OH, और एक यहाँ से क्या आया, CN आ गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक साइनाइड आ गया, एक OH आ गया। अब यहाँ पे साइनाइड ऐड हुआ तो ग्लूकोज में साइनाइड ऐड हो रहा है, इसलिए इसको ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट बोलते हैं। अगर आप इसको अगर नाम याद रखना है तो नाम भी याद रख सकते हैं, ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट, है ना, इसमें याद रखो ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट बेटा हम क्या करते हैं, ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड टू ग्लूकोनिक एसिड। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करता है, सिर्फ ये अल्डिहाइड को, मतलब अगर आप ऐसे लेंगे ना कि अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड को इसमें ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं ना, ब्रोमीन वाटर, तो ये क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट करता है ना। अल्कोहल को ये एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, इसलिए CHO को किस में कन्वर्ट कर दिया, C OOH। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं तो अल्डिहाइड को ही ये सिर्फ किस में कन्वर्ट कर पाता है, एसिड को। यहाँ से कर पाता है, अल्कोहल को नहीं कर पाता है, तो अल्कोहल एज इट इज रह गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएजेंट जो ब्रोमीन वाटर है उसका प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा कि अगर हम ब्रोमीन वाटर हम अल्डिहाइड में यूज करते हैं तो क्या होगा, वो एसिड बनाएगा, इसलिए CHO से, तो इसको ग्लूकोज से बना एसिड, इसलिए इसको ग्लूकोनिक एसिड बोला। फिर अगर आप नेक्स्ट पढ़ेंगे तो एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज पढ़ते हैं। बेटा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल, तो अब एक सिंपल एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिए कि ROH है, अल्कोहल है, इसका रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से या एसिटिक एसिड से आप कराएं। तो अब मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, जब इसका रिएक्शंस कराते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, और ये बनता है क्या है, RO, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड C ना, ये एसिटेट बनेगा। तो इसमें जितने भी OH ग्रुप है, सारे OH ग्रुप जो होंगे इससे रिप्लेस हो जाएंगे। तो कितना OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है, 4 यहाँ पे और एक यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आ गया ऐसे। ठीक है, तो इससे क्या बताता है कि मैंने बताया कि सर्टेन एविडेंसेस के बेसिस पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराया गया तो पेंटा एसिटेट ग्लूकोज बना, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बना। तो एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, है ना, विथ कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। और ये क्या कंफर्म करता है, 5 OH ग्रुप। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड्स गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, ठीक है, विच कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ डैश OH ग्रुप, तो 5 OH ग्रुप। ठीक है, तो ये बता सकते हैं आप। और दूसरा बेटा हम क्या करते हैं, सिंस मतलब अगर आप यहाँ से लो सैक्रिक एसिड लिया आपने, तो सैक्रिक एसिड अगर आपने लिया, जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में अगर आपने ऑक्सीडेशन किया तो ये सैक्रिक एसिड बना।
और अगर ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो क्या बनता है, ये सैक्रिक एसिड। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे लेना है कि आपको ये बनाना है, तो आप अगर आप ग्लूकोज ले लेंगे तो यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 ले लें आप। तो डाइल्यूट HNO3 क्या करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर देंगे तो डाइल्यूट HNO3 को कर देगा। यहाँ पे भी अगर आप डाइल्यूट HNO3 यूज करेंगे तो आपका क्या करेगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये याद रखना है आपको। ठीक है, यही 5-6 रिएक्शन है बेटा जो कि हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं बेटा, जैसे मैंने बताया कि किस यहाँ से पढ़ो, एक 1 OH OH H और OH है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ग्लूकोज हो गया। ठीक है, अब ग्लूकोज से ही हमने क्या बनाया था, ग्लूकोनिक एसिड और सैक्रिक एसिड। तो जहाँ पे CHO है वहाँ पे COOH लिख दिया, यहाँ पे CH2OH है, तो ऐसे ही रहा, और COOH है एंड यहाँ पे COOH, बाकी ये जो है ये सेम हो गया, है ना। तो अगर आपको कोई ग्लूकोज या सैक्रिक एसिड या ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल दे तो आप ऐसा बना सकते हो। ग्लूकोनिक एसिड में दोनों OH होगा यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब तो ग्लूकोज का जब हम नेमिंग करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे ना तो ये ग्लूकोज का सोल्यूशन ले लें। तो जैसे ये कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन आप ले लें, यहाँ पे सोल्यूशन ले लें, और आपके पास यहाँ पे क्या है, एक प्लेन पोलराइज लाइट, एक बेसिकली हम क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं, और मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, और निकोल प्रिज्म से पास कराने के बाद हम उसे क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट में ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, PPL उसको शॉर्ट में बोलते हैं, और यही लाइट को हम सोल्यूशन से पास कराते हैं। जब लाइट को सोल्यूशन से पास कराता है तो ये लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है, या तो नहीं कराता है, ऐसा का ऐसा रह जाता है। अगर रोटेट करा रहा है तो हम उसे ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, और अगर रोटेट नहीं करा पा रहा है तो हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं, है ना। ये बच्चों पता होगा आपको, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें अगर लाइट अगर रोटेट करता है, और रोटेट करके किस डायरेक्शन में करता है, क्लॉकवाइज, तो हम इसे डिक्स्ट्रोरेटरी बोलते हैं, या तो स्मॉल डी या तो प्लस साइन से इंडिकेट करता है। और अगर है ना, एंटी क्लॉकवाइज किया, तो एंटी क्लॉकवाइज करता है तो हम इसे क्या बोलते हैं बच्चा, है ना, लिबो रोटेटरी, और माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो लिया हमने, ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया है ना, और यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं बेटा, आप नीचे से देखिए, सिंपल सा तरीका होता है कि आप नीचे से देखिए, और जो फर्स्ट वाला कायरल सेंटर है उससे OH राइट हैंड साइड है तो D लिखा जाता है, ये नेमिंग का पूरा तरीका है। और यहाँ पे OH लेफ्ट है तो L लिखा जाता है। ठीक है, और ये जो प्लस और माइनस लिखा गया है, ये प्लस क्या इंडिकेट करता है कि अगर इस सॉल्यूशन से लाइट को पास करा दिया जाए तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और अगर इस सॉल्यूशन से लाइट को पास करा दिया जाए तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कहीं पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है, और मैं आपको बताऊंगा आपके सिलेबस के लिए, है ना, आप इतना याद रखें कि ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, है ना, गैलेक्टोज जो लेते हैं, इसके सॉल्यूशन से अगर लाइट को पास कराओगे तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इसके सामने आप जनरली देखोगे तो प्लस साइन से, क्योंकि हम देख के नहीं बता सकते कि ये किधर रोटेट करने वाला है। फिर अगर आप देखेंगे तो फ्रुक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज, है ना, एंड राइबोज का सॉल्यूशन से पास कराएंगे, तो फ्रुक्टोज एंड राइबोज से कराएंगे तो ये, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, और इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। तो नेमिंग आपको बता दिया, D और L का क्या मतलब है। ठीक है, अब क्या होता है कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पड़ता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मतलब कुछ पॉइंट्स है जो मतलब जिससे एक्सप्लेन होता है कि ग्लूकोज है वो क्या है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, दैट इज मोर स्टेबल, है ना। तो द स्ट्रक्चर जो वन था ग्लूकोज का एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। जो ऊपर हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ये वाला COOH, है ना, और ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने लिखा था CH2OH, अभी जस्ट OH है ना, H, और ये क्या था बच्चा, OH था, और ये H और H, ये आपका स्ट्रक्चर था। तो अभी हमने जो एक्सप्लेन किया है इसको, ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है ये। अब डिस्पाइट हैविंग द अल्डिहाइडिक ग्रुप, है ना, ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट। आप याद होगा हमने अल्डिहाइड कीटोन्स में 2,4 DNP टेस्ट पढ़ा था, स्किप टेस्ट पढ़े थे, तो ये DNP टेस्ट स्किप टेस्ट नहीं दे पाता है ना।
और इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHCl, तो ये रिएक्शंस नहीं कर पाता। अब ये नहीं रिएक्शंस करने का क्या कारण हो सकता है, क्योंकि इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है। तो जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ड्रॉ करोगे ना, तो आप देखोगे देयर इज नो अल्डिहाइडिक ग्रुप, मतलब अल्डिहाइडिक ग्रुप उसमें प्रेजेंट नहीं है। मतलब जैसे 2,4 डीएनपी टेस्ट कैसे बोलते हैं, अच्छा डीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, है ना। डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, मतलब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये NH हो गया, ये ऐसा होता है, और ये आपका ऐसा होता है। डाइनाइट्रो मतलब यहाँ पे और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं DNP। अगर कोई भी अल्डिहाइडिक ग्रुप है आपके पास ऐसे, तो ये क्या करता है, यहाँ से रिएक्शंस करता है, और ये क्या करता है, DNP टेस्ट देता है। बट अल्डिहाइड होगा तभी तो देगा अल्डिहाइड कीटोन। तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, उसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप आपको नहीं रहता है, और अगर नहीं है तो वो नहीं दे सकता है। इसलिए है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में बोला गया है कि ये 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता है, स्किप टेस्ट नहीं देता है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन नहीं होगा। ठीक है। जो पेंटा एसिटेट था ग्लूकोज का डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइलामाइन, है ना, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। मतलब अगर आपने पेंटा एसिटेट ले लिया और उसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट था, और एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो उसका रिएक्शन हाइड्रोक्साइलामाइन से, HCN से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है। ग्लूकोज, अब जो होता है कि ये 2 पॉइंट हुआ। अब ग्लूकोज जो होता है, अभी ग्लूकोज जो होता है वो हमें 2 फॉर्म में मिलता है, एक अल्फा फॉर्म मिलता है, बीटा फॉर्म मिलता है। ठीक है। अब अल्फा फॉर्म ग्लूकोज का कैसे बनता है, बीटा फॉर्म कैसे बनता है, ये हम आपको डिटेल्स में थोड़ा बताते हैं। एक्चुअली जब आप इसका स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो आपको पता चलेगा, है ना। मैं आपको यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। 1 मिनट। है ना। तो अभी जैसे हम क्या करते हैं कि अगर आप देखेंगे तो ये C डबल बॉन्ड OH है आपका, और यहाँ पे ये है ना, ये हमने लिखा है OH, ये लिखा OH, और ये H, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, HOH, और HH, और यहाँ पे क्या हो गया, CH2OH। तो ये अभी हमने बताया था कि ये D+, D मतलब क्या हो गया कि नीचे वाला कायरल सेंटर से, अगर आप देखें इसमें कितने कायरल सेंटर है, ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। 4 कायरल सेंटर है। तो आप अगर नीचे से देखेंगे, तो नीचे से अगर आप देखेंगे, तो फर्स्ट कायरल सेंटर से OH अगर राइट हैंड साइड है तो हम उसे D बोलते हैं, है नहीं, और इसके सोल्यूशन से लाइट को पास कराया तो क्लॉकवाइज करता है D+ ग्लूकोज। ठीक है। अब होता क्या है बेटा, इसी का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज बनाएंगे इसका, तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे ना, तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखने को मिलेगा। हम्म, ये स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, ये ऐसा दिखता है। तो जब आप देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 का, ठीक है, तो इसमें ऐसा, और इसी को आप जब देखेंगे,
इसमें अगर आप ड्रॉ करेंगे, देखिए अगर आपको पूरा प्रॉपर सीखना है तो पूरा प्रॉपर भी सीख सकते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसे लिखना है तो, है ना, कि जैसे कार्बन ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब नंबर कर सकते हो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर रिंग बनता है तो 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड बनता है। तो 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर ये भी अटैक कर सकता है, लेकिन ये वाला अगर अटैक करेगा तो 6 मेंबर्ड रिंग बनता है। ठीक है, अगर ये 6 मेंबर्ड रिंग बनता है तो यही स्टेबल है, तो हम यही बनाते हैं। ठीक है, तो यही बनाएंगे हम। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सी हो जाएगा, ओ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच। और अगर आप यहाँ से फिर से दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये आपका O है और H है, अलग से दिखाया मैंने थोड़ा OH। और ये आपका क्या हो जाएगा H, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा OH, ये H OH H और ये H हो गया एंड CH2OH। अब ये ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब जैसे ही डोनेट करेगा ना बेटा, तो ये CO नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ये H बनाएगा आपका, और ये आपका जो है ना, कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो आप बोल सकते हो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, और जो बाकी सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं आप उस पर एज इट इज लगा सकते हैं, है ना, OH। और यहाँ पे क्या हो गया H OH, और यहाँ पे H एंड CH2OH। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, तो ये H प्लस देगा, यही H प्लस इस ऑक्सीजन पे अटैक करता है। बट यहाँ पे ये कार्बन प्लेनरी नेचर का होता है, तो ये क्या करता है, दोनों साइड से अटैक करता है। मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो COH इधर भी बनेगा, है ना, और यहाँ पे OH बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। तो फिर यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, है ना, और यहाँ पे ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा CH2OH OH H, और ये आपका OH हो जाएगा, और यहाँ से ये H OH और ये आपका H हो जाता है CH2OH। ठीक है, तो आप मार्क कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी यहाँ पे भी बेटा देखेंगे तो सेम स्ट्रक्चर बनना है। ठीक है, और जैसे ये है ना 1 2 3, सब तो ये यहाँ पे जो था यहाँ पे वैसे ही लगा दें, OH H, और ये क्या हो गया आपका, है ना, H हो गया, OH हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा HOH, और ये H हो जाएगा, और ये आपका क्या है CH2OH। ठीक है, ये हो गया। तो आप यहाँ पे इसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि फर्स्ट पोजीशन पे जो OH है वो क्या है, कायरल सेंटर से राइट हैंड साइड है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इफ OH is if OH bonded to right hand side of anomeric carbon। अब एक टर्म आ गया एनोमेरिक कार्बन। अब आपके मन में आ सकता है कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, तो एनोमर्स हम देखते हैं। ठीक है, तो एनोमर्स बेसिकली क्या होता है, इफ द पोजीशन ऑफ OH इज डिफरेंट एट ओनली C1 कार्बन देन इट इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, और एनोमेरिक कार्बन से इफ OH इज बॉन्डेड टू RHS राइट हैंड साइड ऑफ एनोमेरिक कार्बन, देन it is denoted by it is denoted by alpha। ठीक है, then it is noted by alpha, and if it is left hand side, then it is denoted by beta, then it is denoted by beta। इसको किससे डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे OH राइट हैंड साइड है, तो आप इसे अल्फा बोल सकते हो, D तो था ही, D प्लस, और ये क्या हो गया आपका ग्लूकोज हो गया, और यहाँ से ये क्या हो गया बीटा D और प्लस, और ये ग्लूकोज। तो ये हम बनाते हैं। अब इसी का अगर आप बनाएंगे तो जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया, वैसे आप फ्रुक्टोज का भी बना सकते हैं, है ना। जैसे हमने क्या किया, फ्रुक्टोज अगर लिया तो फ्रुक्टोज का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कंडीशन क्या है कि सिर्फ आपको स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा बच्चा, और ये आपका ऐसा ही 2OH हम लेते हैं,
और यहाँ पे H ले लेंगे OH, और यहाँ से H और H, और ये CH2OH हम ले सकते हैं। ठीक है, जब आप इसका स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो ये आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार आप लिख सकते हैं कि जैसे अगर आप लेंगे तो OH होगा और CH2OH आएगा। ठीक है, तो इसके ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, अगर आप पूरा बनाएंगे तो इसके लिए ये हावर्थ फॉर्म होता है। हमें एक्चुअली हावर्थ फॉर्म ही याद रखना चाहिए, है ना। मैं आपको बता देता हूँ पहले। चलो ये एक जो है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स पहले बना देते हैं हावर्थ फॉर्म, उसके बाद हम ये बनाते हैं। तो जैसे हमने ग्लूकोज का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखा कि, है ना, तो ये कैसे लिखा हमने अभी, है ना, कि यहाँ से जैसे हमने ये C लिखा, है ना, और ये CH2 OH है, और यहाँ पे OH और हमने क्या लिखा H, जैसे OH है ना, H, और ये क्या हो गया आपका OH H, और यहाँ से OH हो गया H हो गया। अब ना यहाँ पे ये जो था इसका एक फॉर्म बनाते हैं हम लोग, हावर्थ स्ट्रक्चर, हावर्थ फॉर्म। ठीक है, इसमें बस याद रखना है आपको ट्रिक कि OH या तो राइट लेफ्ट हैंड साइड है या तो राइट हैंड साइड है। तो इस स्ट्रक्चर को कौन सा रिप्रेजेंटेशन बोलता है? फिशर। क्या बोलते हैं इस रिप्रेजेंटेशन को? फिशर। फिशर में अगर OH जो है किधर है? लेफ्ट है। किधर है? लेफ्ट। तो यहाँ पे जो OH होगा उसको हम किधर रखेंगे? लेफ्ट है तो, है ना, अबव, और राइट है तो किधर रखेंगे? इसे बिलो रखेंगे। ये ट्रिक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप याद रख सकते हो। ये L है तो A, R है तो B। L और R में L पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अबव और बिलो में A पहले आता है, तो आप यहाँ से ये याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम इसी को देखो अगर मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 के, तो अगर 6 करेंगे ना तो आप एकदम सिंपल ना ऐसा कीजिए कि है ना 6 कार्बन है जो ओपन स्ट्रक्चर्स का, आप वैसे ही कर सकते हैं कि यहाँ से ना, है ना, ऐसा ले कि ऐसा 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 बना ले और यहाँ पे ऑक्सीजन लिंक कर दो। ठीक है, और आप यहाँ पे ऐसे दिखाएं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको मार्क करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 एंड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 1 पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया आपका? OH हो गया, और यहाँ पे H मैंने लिखा क्योंकि 1 पोजीशन पे OH राइट साइड भी हो सकता था, लेफ्ट साइड भी, बट 2 पे देखिए OH राइट है। राइट है तो कहाँ लिखेंगे हम? बिलो लिखेंगे। ठीक है, 3 पे OH किधर है? लेफ्ट। लेफ्ट है तो किधर लिखेंगे? OH अब लिखेंगे, और यहाँ पे फिर से बिलो हो जाएगा, और यहाँ पे ये CH2OH लिख सकते हैं। अब OH देखिए यहाँ पे अबव है, अबव है मतलब लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब क्या है? बीटा है, तो बीटा D, है ना, प्लस, अब ये ग्लूकोज हो गया है ना। अब ये जो है ना ग्लूकोपायरनोज लिखते हैं इसको, पायरनोज। अब ग्लूकोपायरनोज क्यों लिखते हैं बच्चा? क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे ना, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए पायरन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इसको ग्लूकोपायरनोज बोलते हैं। अब जैसे ये हमने लिखा है, वैसे क्या हो सकता है? इसका बीटा है तो इसका अल्फा बना सकता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ ये वाला जो OH है वो नीचे आएगा और ये H ऊपर होगा, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होगा, जैसे वहां पे कोई चेंजेस नहीं हुआ था आपका, है ना। तो यहाँ से अगर आप दिखाना चाहते हैं तो CH2OH हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका ना ऐसा हो गया, और बस कुछ नहीं करना है, OH नीचे दिखा देना है, और बाकी ये सारे पोजिशन आपके क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, H OH। ठीक है, OH, और ये हम क्या कर सकते हैं? H H, और ये क्या कर सकते हैं? OH, और ये अल्फा D, है ना, और ये क्या हो जाएगा? प्लस ग्लूकोपार्टनर। ठीक है, तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज का फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले कि कैसे करना होता है, और ड्रॉ करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो जैसे आपने यहाँ पे ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर था, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, है ना। अल्फा में था तो देखिए आप OH यहाँ पे राइट हैंड साइड है, और बाकी सब सेम है, तो एनोमेरिक एनोमर्स आपको समझ में आ गया। ठीक है, वैसे ही आप इसका हावर्थ फॉर्म ड्रॉ कर सकते हो, वैसे ही फिशर फॉर्म आप ड्रॉ कर सकते हैं ना। फ्रुक्टोज का ड्रॉ करेंगे तो ये आपका ऐसा आता है ना। और फ्रुक्टोज का ड्रॉ करने के बाद जो बेटा हम डाइसेक्राइड्स आते हैं, जो डाइसेक्राइड्स होता है ना, अब हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना है,
ना। और स्ट्रक्चर्स हमें एंट्रेंस के लिए सिंपल याद रखना है। अगर एंट्रेंस में आया तो जैसे सपोज किसी हमें क्या करना है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो एक तो याद रखें कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और हमें क्या मिलता है, फ्रुक्टोज मिलता है। तो बस हमें जब ड्रॉ करना है ना, इसका हाइड्रोलिसिस किए थे तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिला, वापस ये लाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, वाटर निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं डाइसैकेराइड प्लस सुक्रोज का। तो दिस टू मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है कि अगर दो मोनोमर्स है ना, दो कार्बोहाइड्रेट्स है और दोनों कार्बोहाइड्रेट ये क्या हो, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज हो, ऐसा है ना, ऐसा लिंकेज है ना, तो हम इसे बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पता है, नंबरिंग आप करते हो तो यहाँ पे C1 और C2 पोजीशन है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी अल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं दिख रहा होगा। अगर कोई भी अल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है ना, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जिसमें अल्डिहाइडिक पार्ट फ्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बता सकते हो, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। और यहाँ पे आपको सिंपल याद रखना है कि जब सुक्रोज होता है तो एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिस टू मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज। तो आपको ये याद रखना है, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज जो है ये निकाल, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड्स बोलेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं तो किसका लिंकेज होना है, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज। ठीक है, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, माल्टोस पढ़ सकते हैं। माल्टोस का हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज ही बनता है। तो आपको क्या करना है, दो अल्फा डी ग्लूकोज बना लेना है और उसके C1 और C4 से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेना है। तो आपको माल्टोस में याद क्या रखना है कि इसमें जो लिंकेज होता है वो क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ टू अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स इन विच C1 ऑफ वन ग्लूकोज इज लिंक टू इट C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज। तो इसमें लिंकेज आपका क्या हो गया बेटा, C1 C4। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। वैसे ही बेटा हम लैक्टोज का पढ़ सकते हैं। तो लैक्टोज अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज मिलता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना क्या है, यहाँ पे भी C1 C4 लिंकेज है, लेकिन कौन सा है यहाँ पे, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, है ना। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे बीटा डी गैलेक्टोज और मतलब C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उससे वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, तो फिर ये आपका बच जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप लिखेंगे तो कुछ पॉलीसेक्राइड्स है बेटा। तो पॉलीसेक्राइड्स में क्या होता है कि स्टार्च है, ग्लाइकोजेंस है, ये सब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्च का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो ग्लूकोज मिलता है, तो ग्लूकोज से वाटर मॉलिक्यूल निकालते जाओ। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज लीजिए, ये अल्फा डी ग्लूकोज लीजिए, ये अल्फा डी ग्लूकोज लीजिए, और सबके C1 और C4 पोजीशन से वाटर मॉलिक्यूल निकाल के ऑक्सीजन से लिंक कर दीजिए। तो ये हो गया। ठीक है, स्टार्च का। अब स्टार्च किसमें मिलता है, अमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में मिलता है। तो अमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जैसे मैंने बताया था, ये क्या होता है कि जो अमाइलोपेक्टिन है उसमें क्या होता है, ब्रांच्ड पॉलीमर होता है ना। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं है इसमें, बस क्या होता है कि यहाँ स्ट्रक्चर सेम ही बनेगा, लेकिन क्या होता है कि जैसे आप ये बनाते गए जैसे जैसे ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो यहाँ पे जो 6 कार्बन होंगे, एवरी 6 कार्बन पे यहाँ पे और भी लिंकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्रांचिंग, ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, तो ब्रांचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ब्रांचिंग होगा तो मुझे क्या बोलेंगे, अमाइलो। ठीक है, वैसे सेलुलोज का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, उसके लिए ये लिंकेज आप याद कर सकते हो कि इसमें बीटा डी ग्लूकोज है ना ज्वाइंट होता है C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज। ठीक है, वैसे ही आप है ना ये कर सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है ना, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। ठीक है, इसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ते हैं, प्रोटीन पढ़ते हैं। तो प्रोटीन्स में बेसिकली बेटा क्या पढ़ा जाता है, अमीनो एसिड्स। तो कोई भी प्रोटीन है उसका हाइड्रोलिसिस करता है ना, तो ये अमीनो एसिड्स मिलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो अमीनो एसिड्स बीटा पे भी हो सकता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके एडसेंट कार्बन को अल्फा बोलते हैं, अल्फा पे अमीनो ग्रुप है तो अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। अगर बीटा पे अमीनो ग्रुप रहा तो बीटा अमीनो एसिड्स बोलते हैं, है ना, गामा पे रहा तो गामा अमीनो एसिड्स, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन अभी हम जो पढ़ते हैं कि जितने भी प्रोटीन्स है उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्फा अमीनो एसिड्स बनता है। प्रोटीन्स जो होता है हमारे लिए मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स है लिविंग सिस्टम के लिए। और प्रोटीन का जो सोर्स होता है वो मिल्क है, चीज है, पल्सेस है, पीनट्स है, पीस है, मीट है, एटसेट्रा, ये सब सारी चीजें होता है। ठीक है, और प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्फा अमीनो एसिड्स बनते हैं, और हमारे नेचर में ऑलमोस्ट 20 अमीनो एसिड्स मिलते हैं।
और आपको ये जो एमिनो एसिड्स है उसका ट्रेवियल नेम 1 लेटर कोड बताया गया है कि कैसे क्या आता है, जैसे ग्लाइसिन, जैसे ये अमीनो एसिड्स, नेचुरल अमीनो एसिड्स आपका यही है। अब इसमें क्या करना है, ये इसमें ये जो पैरामीटर है वो सेम ही रहेगा, वेरी क्या करेगा, आर। अभी आर के जगह पे हम क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पे ये आर है, आर के जगह पे एच लिख देंगे। मतलब जैसे अगर आपको मैं बोल दूं कि आर के जगह पे यहाँ पे NH2 है, ये COOH हो गया, और यहाँ पे H हो गया और H लिख दिया। तो आर के जगह पे एच लिख दिया तो ग्लाइसिन हो गया, और 3 लेटर सिंबल इसका GLY हो गया, और फर्स्ट लेटर सिंबल क्या हो गया, 1 लेटर कोड इसका G हो गया। वैसे एलानिन है, तो एलानिन क्या होता है कि यहाँ पे H के जगह पे CH3 लिख दीजिए तो एलानिन बन जाएगा। वैसे ही सब करना होता है। आप देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टार मार्क किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना, अमीनो एसिड्स जो होता है इसको क्लासीफाई किया गया है 2 पार्ट्स में, एक इसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है, एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना बेटा, वो दो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमें डाइट के थ्रू मिलता है। मतलब द अमीनो एसिड्स व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नोन एज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, और जो हमें डाइट के थ्रू मिलता है अमीनो एसिड, हम उसे इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स है इसमें स्टार मार्क से दिखाया गया है, और जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है उसको ऐसे ही लिखा गया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो है याद रख सकते हैं सारे स्ट्रक्चर्स, आपको अगर आप याद रखते हैं तो बेस्ट है, अगर इससे मेडिकल में कभी क्वेश्चन आ भी जाता है तो नहीं छूटता है इससे। और इसके बाद जो अमीनो एसिड्स है उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब कैसे एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल हम बोलेंगे, तो जैसे सपोज कीजिए आपने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि यहाँ पे हमने एक क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1COOH दिख रहा है, 1NH2 दिख रहा है। तो अगर कोई अमीनो एसिड आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इफ नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सेम हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। इफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप होगा तो एसिडिक। इफ नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप ग्रेटर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से तो हम उसे क्या बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे। बहुत सिंपल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर अगर अमीनो ग्रुप से ज्यादा है तो एसिडिक, और अमीनो ग्रुप का नंबर ज्यादा है तो बेसिक, और इक्वल है एसिडिक अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम उसे न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख के वो कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि हम अमीनो एसिड, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ये आपका अमीनो एसिड्स है, तो अमीनो एसिड्स को आप क्या करो, वाटर में डाल दो। ठीक है, वाटर में डालोगे ना तो क्या करेगा, है ना, ये H+ रिलीज करेगा, और यहाँ पे ये नाइट मतलब जैसे ये एसिड है तो वाटर में H+ देगा, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये बेस की तरह काम करता है। मतलब ये जो अमीनो एसिड्स है ये एम्फोटेरिक की नेचर का होता है, इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस ऑल्सो। तो यहाँ पे ये H+ देता है और ये NH2 उसको एक्सेप्ट कर लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन, और इसको डाइपोलर आयन। तो ज्यूटर आयन है ना, अमीनो एसिड्स अगर आप यूजुअली देखेंगे तो कैसा होता है, कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। बट दिस आर वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल है और इसका हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होता है, और बिहेव कैसे करता है, सॉल्ट्स की तरह करता है ना, रादर सिंपल अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। दिस बिहेवियर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक, मतलब एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है और बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए ये करते हैं। ठीक है, और इन एक्वस सॉल्यूशन अगर आप इसको अमीनो एसिड्स को वाटर में डाल दो तो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो क्या करता है, H+ लूज कर देता है और अमीनो ग्रुप उसको एक्सेप्ट कर लेता है, गिविंग राइज टू डाइपोलर आयन ये देता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन। तो दिस न्यू है ना, दिस इज न्यूट्रल बट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो इन ज्यूटर आयनिक फॉर्म क्या होता है, अमीनो एसिड शोस एम्फोटेरिक बिहेवियर एज, है ना, दे रिएक्ट बोथ विद एसिड एज वेल एज ये होता है। अब हम क्या करते हैं बेटा, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, अगर आप देखोगे ना ग्लाइसिन, तो अगर स्ट्रक्चर में आप ग्लाइसिन देखेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए अभी ये कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि ये H और H2 सेम ग्रुप्स है। अब कायरल कार्बन हम किसको बोलते हैं, अगर कार्बन से जितने भी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए हैं वो सारे डिफरेंट हो तभी हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे H और H लगा हुआ है तो वो कायरल नहीं कहलाएगा। तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऑप्टिकल नेचर के होते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका, ग्लाइसिन। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो हम पढ़ना क्या स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेटा बहुत ही आसान होता है कि एक्चुअली जैसे अभी आपने क्या किया, अमीनो एसिड्स हम ड्रॉ करेंगे, तो ये अल्फा अमीनो एसिड्स हमने, जैसे सपोज कीजिए ग्लाइसिन लिया तो CH2 C डबल बॉन्ड O और OH ले लिया, और हमने एक ले लिया यहाँ पे, तो ये NH हो गया, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और ये CH हो गया, और यहाँ पे CH3 कोई भी ले लो यहाँ पे, मतलब कोई भी, अगर आपने यहाँ पे सपोज करो लिया H तो ग्लाइसिन हो गया, CH3 ले लिया तो एलानिन हो गया, यहाँ से ये निकल गया। जैसे ये निकलेगा तो यहाँ पे आप देखो क्या बन पाएगा, NH
CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये NH बनेगा, CH एंड CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH बनेगा। देखो ये जो लिंकेज है इसको अमाइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइड लिंकेज। और इसी लिंकेज को बोला जाता है पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोला जाता है बच्चा? पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोला जाता है? पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो ये होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में आप देखो, यू हैव ऑलरेडी रीड दैट प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स होता है ना, और दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड लिंकेज आप बोल सकते हो, यही पेप्टाइड बॉन्ड उसको बोल रहा है। ठीक है, और पेप्टाइड लिंकेज है ना कैसे बनता है? अमाइड फॉर्म बिटवीन COOH ग्रुप NH2 ग्रुप, यही हमने किया, COOH NH2 से वाटर निकाल दिया। ठीक है, और अगर टू अमाइड ग्रुप बनेंगे तो डाइपेप्टाइड बनेंगे, 3 बनेगा। अभी जैसे ये बना 2 मॉलिक्यूल से पेप्टाइड बना तो डाइपेप्टाइड, और 1 मॉलिक्यूल से बनेगा तो ट्राइपेप्टाइड, है ना, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। प्रोटीन्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया फर्दर, एक फाइब्रस प्रोटीन होता है और एक ग्लोबुलर प्रोटीन्स होता है। तो जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं वो लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन होता है। ठीक है, तो व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, मतलब स्ट्रेट होगा। सब प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और सम कॉमन एग्जांपल्स केराटिन है, प्रेजेंट कहाँ पे होता है? हेयर में, ऊल में, सिल्क में। मायोसिन है जो कि मसल्स में प्रेजेंट रहता है। एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है उसमें क्या होता है? ये ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर होगा, मतलब ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो ग्लोब जैसा मतलब दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये कॉइल्ड हो जाएगा, ऐसे ना, कॉइल्ड अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। कैसा शेप देगा? स्फेरिकल शेप। दिस आर यूजुअली सॉल्युबल होता है वाटर में। इंसुलिन एंड एल्बुमिन आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर एंड शेप पढ़ते हैं, तो देखो स्ट्रक्चर शेप क्या है? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन बहुत ही सिंपल होता है। सिर्फ आप क्या करो, अमाइड लिंकेज बनाते जाओ। जैसे मैं, अगर आप बोलोगे तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से जैसे लिया C डबल बॉन्ड O ले लिया, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, और इधर से ऐसे भी तो बता देता हूँ। ये CH है, R है, R कोई भी ग्रुप हो सकता है। और फिर यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? N ले लिया, है ना, और H ले लिया, C डबल बॉन्ड O। फिर यहाँ से हमने CHR ले लिया, फिर NH। ठीक है, CHR, फिर यहाँ से हम क्या ले सकते हैं बेटा? C डबल बॉन्ड O, फिर CHR, ऐसे करके ये अमाइड बनता जाएगा, बनता जाएगा। इसी को हम क्या करेंगे? एन टाइम्स लिख देंगे। तो क्या हो गया? प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। और पता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका बहुत आसान होता है कि इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर को ऐसे आप कॉइल्ड कर दीजिए। कॉइल्ड कर देने से क्या होगा, है ना, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसी को कॉइल्ड अगर आप और ज्यादा कर दें, मतलब इसको ऐसे और ज्यादा कॉइल्ड थोड़ा कर दें, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ज्यादा अगर आप कॉइल्ड कर दें इसको, तो ये क्या करता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बन जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो जैसे देखिए ओमाइन था, उसको ऐसे कॉइल्ड कर दिए। अब जैसे ये COO है, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, है ना, बस ये देखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, और ये आपको जैसे बताया कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसको फाइब्रस प्रोटीन बोल सकते हो, और ये क्या है? सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी बोल सकते हो। ठीक है, एक होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो आपका होता है, क्या होता है कि जैसे प्रोटीन्स फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होता है। जब जैसे आप एक देखते हो तो एक को जब आप फोड़ोगे ना तो उसका जो येलो कलर होगा, देखोगे उसको है, या तो उसमें बहुत 3D स्ट्रक्चर्स होगा, बट जैसे ही फोड़ोगे तो क्या होगा, और उसको शेक कर दोगे तो उसका सब क्या होगा? स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हो जाए। तो प्रोटीन्स फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम विद यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, है ना, कॉल्ड, उसको नेटिव प्रोटीन्स बोलते हैं। व्हेन प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, है ना, इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल चेंज लाइक चेंज इन pH, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जो ग्लोबुलस है अनफोल्ड हो जाता है एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दिस आर कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, है ना, इसको डीनेचुरेशन प्रोटीन बोलते हैं। ये आप याद रखें। तो एंजाइम होता है बेटा, एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है ना, और इसके लिए आप देखो एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, स्पेसिफिक काम करता है। जैसे हमें माल्टोज को अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो माल्टेस तत्व आप रेफर करना, बहुत सारे एंजाइम्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसको किसको क्या कर सकता है, वहां से आपको एक टेबुलर फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप देखो ये विटामिन पढ़ते हैं। विटामिन तो सिंपल है कि एक्चुअली ये जब आप पढ़ते हो ना, तो विटामिन जो इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है और एक वाटर इनसॉल्युबल विटामिन होता है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होता है वो B एंड C होता है,
और फैट सोल्यूबल विटामिन जो होता है वो उसको हम बोलते हैं बाकी सारे ग्रुप्स होते हैं, है ना। तो हमें सिर्फ याद, एक बार क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में कि आइडेंटिफाई विच वन इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो बी एंड सी याद रखना था, उसमें बी या सी ऑप्शन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट ऐसे ही ऑप्शन थे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है कि जो भी विटामिन ए है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एरिया से, ये जो टेबल है कि विटामिन ए है तो इसका सोर्स क्या क्या है, फिश है, लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल है, कैरेट्स है, बटर है, मिल्क है, ये सब हम यूज करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि अगर विटामिन ए की कमी हो गई आपकी बॉडी में तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। वैसे ही अभी देखो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था इसका, ये वाला, है ना? तो आप ये टेबल जो है आपको क्या करना है ना, लर्न करना है अच्छे से। और फिर एक लास्ट टॉपिक इसका बचता है न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हम आरएनए और डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक्चुअली जब आप पढ़ेंगे ना कि जो न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड्स में बेसिकली क्या होता है कि एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज, है ना, आप जैसे बोलते हो कि, है ना, ये छोटा सा बेबी कोई हुआ तो इसका नोज जो है इसके पापा की तरह मैच कर रहा है या माँ की तरह मैच कर रहा है या ग्रैंडफादर की तरह मैच कर रहा है, इसकी आंखें ऐसी है ना, हम क्या करते हैं कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज रिसेंबल्स इट्स एंसेस्टर्स इन मेनी वेज, है ना। However, this characteristic transmitted from one generation to the next. It has been observed that nucleus of a living cell is responsible for the transmission. है ना, हमारे जो न्यूक्लियस है, सेल्स का जो न्यूक्लियस है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। और ये, है ना, अगर आप पढ़ेंगे द पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, जिसको हम क्रोमोजोम्स बोलते हैं, विच आर मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल जिसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और these are mainly टू टाइप्स होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और सिंस न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने एक्सप्लेन किया था थोड़ा। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, राइबोस लेते हैं, है ना। तो राइबोस अगर आप लेंगे स्ट्रक्चर, तो अगर मेरे से बोलेंगे कि सर राइबोस का स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे क्या, तो मैं ये ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ CH2OH, और इसका सबसे बेस्ट पार्ट है सारे OH क्या होंगे, है ना, राइट साइड ही होंगे, तो याद रखना इजी है। और राइबोस से पास कराते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, इसलिए माइनस लिखा, और डी माइनस राइबोस आप इसे बोल सकते, ठीक है। आप इसका हावर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं जैसे हमने ग्लूकोज का किया था। तो ये इसका स्ट्रक्चर आएगा, OH अबव है, अबव मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बीटा हो जाता है बच्चा, और हमने ये लिख दिया, तो बीटा डी राइबोस लिखा। और जो सेकंड पोजीशन पे है यहाँ पे OH से ऑक्सीजन हटा दिया, तो 2 डीऑक्सी राइबोस लिखा, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन वहां पे नहीं, ठीक है। तो अभी इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर आपने लिखा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए, है ना, और आरएनए इज पेंटोज शुगर, है ना, और फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसको हम बेसिस बोलते हैं। इन डीएनए मॉलिक्यूल शुगर जो होता है उसमें बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस होता है, आरएनए में क्या होता है बीटा डी राइबोस होता है। तो ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, थोड़ा स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, है ना। जो बेसिस होता है बेटा वो 5 टाइप्स के होते हैं टोटल, है ना, उसको 2 पार्ट्स में अलग से क्लासिफाई किया जाता है। जैसे अगर डीएनए लिखेंगे तो डीएनए में 4 बेसिस होता है, कौन कौन सा, एडनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, ये सब। आरएनए में कितने बेसिस होते हैं, 4 बेसिस होते हैं, है ना। इसमें भी 4 बेसिस होते हैं, फर्स्ट 3 बेसिस आर सेम होता है, बट इसमें थाइमिन होता था, आरएनए में थाइमिन नहीं होता, यूरासिल होता है, बस ये याद रखना। मतलब डीएनए में थाइमिन होगा और आरएनए में यूरासिल होगा, तो 4 बेसिस सब में है। डीएनए रहा तो थाइमिन और ये तीनों, और अगर यूरा आरएनए रहा तो थाइमिन छोड़ के ये 4, ठीक है। अब सबका रिप्रेजेंटेशन है, एडनिन को ए से करता है, गुआनिन को जी से करता है, साइटोसिन को किस से करता है, सी से करता है, थाइमिन को टी से करता है, यूरासिल को यू से करता है, ठीक है। अब क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड पड़ता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड देखो कुछ है नहीं, OH की जगह पे बेस लिख दिया, ठीक है। इस पूरे यूनिट को शुगर कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे ये, तो बेसिकली ये बेस शुगर है, और यहाँ से एक OH हटा के यहाँ पे ये लगा दिया फॉस्फोरिक एसिड। तो बेस शुगर फॉस्फोरिक एसिड या बेस शुगर लिंकेज हो सकता है, ठीक है। तो बेस, अगर सिर्फ बेस शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, तो सिर्फ बेस शुगर लिंकेज है तो उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और अगर बेस शुगर फॉस्फोरिक एसिड का लिंकेज है तो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर बेस शुगर का लिंकेज है तो न्यूक्लियोसाइड, और बेस शुगर फॉस्फोरिक एसिड का लिंकेज है तो न्यूक्लियोटाइड हम बोलते हैं। सिंपल से बात है। और देखो नंबर दे दिया गया है 1 2 3 4 5 डैश, है ना, ऐसे करके। और हम क्या करते हैं बेटा,
जो न्यूक्लियोटाइड्स अब जो है, अब एक पॉलीमर्स बनाएंगे तो ये कितना टाइम्स लेंगे, एन टाइम्स लेंगे ना। तो जैसे यहाँ पे सपोज करो बेस शुगर फॉस्फोरिक एसिड लिखा, बेस शुगर फॉस्फोरिक एसिड, नंबर आप 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 लिख सकते हो। ठीक है, अगर 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं हम लोग, तो क्या कर सकते हैं कि 3 और 5 से, है ना, को हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 और 5 को हमने क्या किया, ज्वाइंट कर दिया फॉस्फोरिक। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दो बार, एक बार दो है ना राइबोस ज्वाइन करेंगे तो डाई न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, 3 करेंगे तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, 4 करेंगे तो टेट्रा बनेंगे, ऐसे करके है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये करते हैं। अब जैसे क्या होता है कि जैसे एक ये वाला आपका था और एक और ये, तो मतलब यहाँ पे सपोज करो एडनिन है और यहाँ पे क्या है, जैसे हम उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे गुआनिन है तो उसका कोडिंग साइटोसिन से होता है, एडनिन का थायमिन से होता है, डीएनए। और अगर आरएनए रहता है तो एडनिन का यूरासिल से होता है, बस इतना का डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये जो बॉन्डिंग होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है ना ये। और ये बेस शुगर फॉस्फोरिक एसिड होता है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स है, ये थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और इतना ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना था, और इतना पढ़ेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कंप्लीट। तो इस चैप्टर में इतना ही था, फिर अगर कुछ डाउट होगा तो हम डाउट लेक्चर्स लगा के फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, फिर न्यू लेक्चर्स में हम न्यू वीडियो रिकॉर्ड्स करेंगे और आपको आपके लिए सेंड करेंगे।